दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दरअसल सैकड़ों मरीजों की जान आज खतरे में पड़ गई क्योंकि मेडिसिन विभाग के आईसीयू वार्ड में आग ऐसी फैली कि 50 से 60 गंभीर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 60 मरीजों को हालांकि एहतियातन शिफ्ट करने के बाद इलाज और जांच जारी है। सुबह 6:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है जब अस्पताल में आग लगने की जानकारी सामने आई। पहली मंजिल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। हिमांशु, सुबह 6:30 बजे की घटना, लेकिन मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। अभी क्या हालात वहां पर हैं? क्या अब अस्पताल का काम सुचारू रूप से चल पा रहा है? जी देखिए, आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है। उसको जो फायर विभाग का कहना है कि जब उनको कॉल मिली और उनकी टीम मौके पे पहुंची तो उस वक्त जो हॉस्पिटल के स्टाफ था वो लगातार एक तो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, जो उनके पास इक्विपमेंट मौजूद थे, और इसके अलावा मरीजों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था। और फायर डिपार्टमेंट के लोग फौरन साथ जुट गए और जो 50 से ज्यादा मरीज उस इलाके में, पूरे इलाके में जो मौजूद थे, उनको तुरंत एक सुरक्षित जगह पे ले जाया गया क्योंकि वहां पर धुआं बहुत हो गया था। क्योंकि फर्नीचर और जो मशीनें थी उनमें जो आग लगा था उसकी वजह से धुआं बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन सभी मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट करने के बाद जो फायर डिपार्टमेंट है उसने तकरीबन 25 से 30 मिनट में आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया। उसके बाद फिर कूलिंग का काम चला और अब फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग किस वजह से और कहां से लगनी शुरू हुई थी। जी मीनाक्षी। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। हिमांशु इस पर हमें ज्यादा डिटेल्स दे रहे थे, लेकिन तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में आग लगने की जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल था और ये सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, मरीजों की जान संकट में पड़ गई थी। हालांकि उसके बाद एहतियातन मरीजों को शिफ्ट भी किया गया। राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज को यहाँ पर कोई नुकसान इस घटना की वजह से नहीं पहुंचा। दिल्ली से ही आग लगने की एक और घटना सामने आई। गांधीनगर में एक गारमेंट फैक्ट्री में दरअसल आग लगी। कपड़े की फैक्ट्री में सुबह ये आग लगने की घटना 8 बजे के करीब सामने आई। आग की लपटों को आप देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता था, क्योंकि दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी व्यक्ति के इसमें जख्मी होने की खबर नहीं है। सामान का जो नुकसान हुआ वो एक तरफ, लेकिन गारमेंट फैक्ट्री जहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई, दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे आग बुझाने के लिए। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां भीषण सड़क हादसे में एक मिनी ट्रक ऐसा बेकाबू हो गया कि 2 लोगों की मौत हो गई। कश्मीरी गेट के पास एक मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार और सड़क किनारे मौजूद लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के फौरन बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे के फौरन बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। कश्मीरी गेट पे हुए एक हादसे में एक स्कूटी सवार और फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। उस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार टाटा 407 सामने से चली आ रही थी। अचानक से उसने ठीक इस जगह पर पहुंच के सबसे पहले उसने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। उसको टक्कर मारने के बाद वो पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गई और यहाँ फुटपाथ पे चढ़ गई और यहाँ पर एक शख्स सो रहा था, उसको उसने पूरी तरीके से चपेटे में लिया और उसके बाद वो दूसरी तरफ गिर गई। उस वक्त यहाँ पे काफी लोग मौजूद थे। शोर हुआ, लोग पहुंचे और उन्होंने मौके से ही जो ड्राइवर था उसको यहाँ से पकड़ लिया और पुलिस को कॉल की गई। पुलिस जब तक सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाती, स्कूटी सवार और फुटपाथ पे सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। क्या देखा था आपने? स्कूटी से जा रहे थे और उधर से गाड़ी आ रही थी और छोटा गाड़ी सुमो 407 की का था, वही था गाड़ी। उसके बाद उसने स्कूटी को पहले बचाने की कोशिश की, मगर बचा नहीं। स्कूटी अपना ऐसे में नशे में था का, उसको लगड़ते हुए यहाँ पर लाया। उसको दोनों यहाँ पर घसटा गए दीवार के पास। देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। चश्मदीद मौके में पहुंचे मौजूद थे।
वो गनीमत ये थी कि आगे की तरफ कुछ ज्यादा लोग सो रहे थे, लेकिन वो आगे की तरफ आया और ज्यादा लोग उसके चपेट में नहीं आए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा इस पूरे हादसे को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें भी आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं। दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका, यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है, तो साथ में मेट्रो स्टेशन भी, ट्रेन जंक्शन भी, और ऐसे में काफी व्यस्ततम ये इलाका है। लेकिन सुबह 6:30 बजे के करीब ये हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसके बाद से ड्राइवर फरार है। कोलकाता से खबर, एक अपार्टमेंट में आग लगने की ये खबर सामने आई। आग पंजाब नेशनल बैंक के कैंटीन में लगी थी। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और आइए बात करते हैं देश भर में कोरोना के आंकड़ों की। हालांकि कल के मुकाबले कुछ घटे जरूर हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता बढ़ाने वाला है। देश भर में 53,480 नए केसेस आए हैं और 354 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस अब 5,52,566 हो गए हैं। हालांकि 6,30,00,000 से ज्यादा लोगों को अब तक टीका लग चुका है। बीते 24 घंटे की ये स्थिति आंकड़ों में आप देख रहे हैं देश की राजधानी में। त्योहार के बाद ऐसा अंदेशा था कि आंकड़े और बढ़ेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर अभी केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं, तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है। और इसको देखो, लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की, लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं, आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हो? हाँ। या दिल्ली के ही हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह से हैं। दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट है। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कुछ कम भले ही हुई हो, लेकिन अब भी देश के आधे केसेस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। मुंबई में भी संकट बरकरार है। 600 से ज्यादा इमारतों को कोरोना केसेस की वजह से सील किया जा चुका है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, बेड की कमी की शिकायत आने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर बीएमसी का कहना है कि मुंबई में बेड की कमी नहीं है। कमी का रोना वो लोग रो रहे हैं जो बेड मिलने के नियम का पालन नहीं कर रहे। इस समय मुंबई में किसी भी कोरोना मरीज को सीधे बेड नहीं मिलेगा। उसके लिए उन्हें वॉर रूम से संपर्क करना होगा। असिम्प्टोमेटिक और बिना कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को बेड नहीं दिए जाएंगे। तो हर वार्ड में अगर 8,000 केस आए हैं तो करीब 250, 250 हर वार्ड में चले जाते हैं। हर वार्ड वॉर रूम जो हमारा बिना एक दिन बंद हुए कंटिन्यूसली काम कर रहा है, 3 शिफ्ट में 24/7 सिंस 8 जून लास्ट ईयर। वहां पर जाने के बाद में 10 डैशबोर्ड्स हैं और 10 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे जो ये 250 केस गए हैं, उधर समझे 7,500 केस आए और 250 केस गए एक वार्ड में, तो ये हर डॉक्टर को 25-25 केस मिलते हैं। उसमें से जो हमारे पास 80% असिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, उनको फोन करके हम होम आइसोलेट करते हैं और दिन में 5 बार फोन करते हैं। इस समय मुंबई के अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए कुल मिलाकर 16,247 बेड हैं, जिनमें से 4,239 खाली हैं। इनमें 1,709 आईसीयू बेड में से 1,261 आईसीयू बेड भरे हुए हैं, जबकि 448 खाली हैं। ऑक्सीजन बेड की बात करें तो ऑक्सीजन बेड की कुल संख्या 8,694 है। उनमें से 6,520 इस समय भरे हुए हैं और 2,174 खाली हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो मुंबई में 1,036 वेंटिलेटर बेड हैं। इनमें से 810 इस वक्त भरे हुए हैं और 226 खाली हैं।
बीएमसी बेड की संख्या जल्द बढ़ाकर 25,000 करने की बात भी कह रही है। वैसे बीएमसी काफी दिनों से रोजाना 1 लाख वैक्सीन लगाने के लक्ष्य की भी बात कर रही है। फिलहाल मुंबई में रोजाना 45,000 वैक्सीन ही लग रही हैं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए अब बीएमसी ने 2020 की नीति दोबारा अपना ली है। इस नई नीति के मुताबिक मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित 80% बेड बीएमसी के नियंत्रण में होंगे। निजी अस्पतालों के सारे आईसीयू बेड बीएमसी के सीधे नियंत्रण में होंगे। बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि सीरियस मरीजों को तुरंत बेड मिल सके। वहीं बीएमसी ने रेमडेसिविर के 1.5 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है। इस समय कोरोना के मामले में देश का वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.65 है, जबकि महाराष्ट्र में ये रेट 23% है। मुंबई में केस दोगुने होने का वक्त भी घटकर 50 दिन हो गया है। फिर भी जरा दादर मार्केट का हाल देखिए। जिस शहर में कुछ दिनों से 5 से 7 हजार के बीच केस आ रहे हैं, वहां लोग अब भी इस तरह लापरवाह हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार लोगों को सुधरने की नसीहत वरना लॉकडाउन लगाने की बात कह रहे हैं। तो इससे हम भीड़ नहीं रखना चाहते और सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम या रेस्टोरेंट्स को अभी पाबंदी लगाना, थिएटर्स को पाबंदी लगाना, ये हम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है और स्ट्रिक्टली ये करना जरूरी होगा। रविवार को बुलाई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को लॉकडाउन की तैयारी करने के निर्देश भी दिए थे, पर एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी दोबारा लॉकडाउन लगाने के सख्त विरोध में है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुंबई में पुनः लॉकडाउन, इसलिए कि पिछले साल कोरोना से बचने के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन लाया गया उससे कोरोना भी बढ़ा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स लेबर थे उनको मजबूरन अपने अपने गांव जाना पड़ा, पैदल चल के जाना पड़ा। इसलिए मैं सरकार से पहली गुजारिश ये करूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन के बजाय कोई दूसरे रास्ते ढूंढिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तो मांग की है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उससे जिन लोगों का रोजगार सीधा प्रभावित होगा उन्हें हट जाना दिया जाना चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन करवाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा की ही बात कह रही है। परीक्षाएं अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के आखिरी हफ्ते के बीच में होनी है। महाराष्ट्र में सोमवार के दिन 31,400 से ज्यादा कोविड केसेस एक दिन में देखे गए। 102 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई है। मुंबई में भी जो हालत है वो वेव 2 की है, यानी कि जो पहले पेंडेमिक के समय में हालत थी, जैसे कि 5,900 के तकरीबन केसेस देखे गए, 12 डेथ्स देखी गई है। हॉस्पिटल की बेड की कमी होने की वजह से बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। स्टेट ने बार बार इशारा दिया है और अभी भी यही कह रही है कि पूरा लॉकडाउन और बाकी और भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे ऑप्शंस ओपन है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे दौर का मतदान है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद हिंसा जारी है। कल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पर मोइना में हमला हो गया। डिंडा मोइना से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो प्रचार के बाद घर लौट रहे थे और तृणमूल कांग्रेस का रोड शो चल रहा था। डिंडा के मुताबिक तृणमूल समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और लाठी, डंडों और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईंट से किए गए हमले से डिंडा को कंधे पर चोट आई, जबकि उनकी गाड़ी के शीशे भी चूर-चूर हो गए। डिंडा ने कहा कि जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले और जान बचाई। डिंडा के साथ मौजूद उनका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मोइना अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा नंदीग्राम से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुपम, देखिए अब मतदान तो कल होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की घटना और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता पैदा करती हैं। अशोक डिंडा को लेकर क्या अपडेट है? और दूसरी खबर ये कि ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ गई और इसका प्रभाव आप क्या जमीन पर देख रहे हैं? अनुपम।
जी मीनाक्षी, देखिए इस बार दूसरे चरण से पहले जिस तरह छिटपुट हिंसा की घटनाएं शुरू हुई हैं वो वाकई चिंताजनक होती जा रही हैं। अशोक डिंडा पर कल हमला हुआ, इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में भी छिटपुट हिंसा की घटना हुई है, मिदनापुर में भी छिटपुट हिंसा की घटना खबर आ रही है। तो ये वाकई चिंताजनक है, क्योंकि वोट के दिन, अगर वोट से पहले वाले दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो चुनाव वाले दिन काफ़ी ज़्यादा आशंका रहती है। तो काफ़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है, उपाय किया जा रहा है किसी भी तरह इस हिंसा को रोका जाए। जो रक्त चरित्र है बंगाल का उसको किसी भी तरह रोकने की कोशिश है, लेकिन आशंका तो बरकरार है। और दूसरी ओर ममता बनर्जी ने जो अपना गोत्र बताया है उसके पीछे का जो अंक है, सियासी हिसाब किताब है, वो ये है कि नंदीग्राम की जो सीट है यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं लगभग 26% के आसपास, इसके अलावा बहुसंख्यक हिंदू वोटर हैं। तो अल्पसंख्यक वोटर तो ममता के पक्ष में है, लेकिन जो बहुसंख्यक वोटर हैं उनमें से बहुत लोग हिंदू वोटर हैं जो बीजेपी के शुभेंदु के पक्ष में है। और आप देखिए होंगे लगातार ममता मंच से मंत्रोच्चार कर रही हैं, तो उसका एकमात्र मकसद है हिंदू वोटर्स को तोड़ना, उनको अपने पक्ष में करना। तो ममता बनर्जी का अपना गोत्र बताना इसी की एक कड़ी है, और वो कोशिश कर रही है कि हिंदू वोटर्स अगर डिवाइड हो पाए, अपने और खींच पाए, तो इसमें उनको ही फायदा होगा और वो ज्यादा मार्जिन से जीत पाएंगी। यही कोशिश है ममता बनर्जी की इस चुनाव से पहले ये एक और दाव, लेकिन बीजेपी ने तो इस पर भी पलटवार किया और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो गोत्र का जिक्र कर रही हैं। लेकिन दूसरे दौर के मतदान से पहले देखिए नजरें हॉट सीट नंदीग्राम पर टिकी हैं, जहां ममता और शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला इस बार होना है। कल अमित शाह ने शुभेंदु के लिए रोड शो किया और शुभेंदु की जीत के साथ 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा दोहराया। तो वहीं ममता बनर्जी ने गोत्र का दाव चला और जनसभा में बताया कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं। बीजेपी इसे हार से पहले की हताशा बता रही है। ममता बनर्जी हावड़ा और हुगली में आज रहेंगी, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभा और एक रोड शो के अलावा संगठन की बैठक में शामिल होंगे और बेलूर मठ जाकर दर्शन भी करेंगे। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। अब तक गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी ममता बनर्जी को। जनसभाओं में अब तक उन्होंने अपना इतिहास नहीं बताया था, लेकिन नंदीग्राम के अखाड़े में उतरी तो ममता ने आखिरकार ये दांव भी चल ही दिया। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। सुना आपने, ममता खुद को शांडिल्य बता रही हैं, यानी वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। वैसे वो अपने चुनावी कैंपेन में पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज कर चुकी हैं, रैलियों में चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। सर्वशार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वदा भक्तान पनते चंडिकाय नमो। लेकिन इस बार अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही ममता ने मंगलवार को बेहद सधे अंदाज में गोत्रवाला ये तुरुप का पत्ता चला। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয় মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। बीजेपी अब तक ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उन्हें घेरती रही है। अब तक आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट की खातिर हिंदू धर्म और आस्था पर चोट करती रही हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है।
मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी कहती रही है कि ममता को जय श्री राम से नफरत है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि नाराजगी नारे से नहीं बल्कि बार बार टीज किए जाने से है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब देने में ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल के महासंग्राम की शुरुआत से ही वो वोटों के समीकरण का बैलेंस बनाने में जुटी हैं। उन्हें पता है कि हैट्रिक लगाने के लिए जितनी जरूरत मुस्लिम वोट बैंक की है उतनी ही जरूरत हिंदू वोट की भी है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी और आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी के चुनाव मैदान में आने के बाद से हिंदू वोट बैंक ही सत्ता का सफर सुरक्षित बनाएगा। शायद इसी वजह से वो अक्सर मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं और बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर चैलेंज कर रही हैं। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं। लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। ममता ने अब खुद को शांडिल्य बताकर एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कह रही है कि ममता को नंदीग्राम और बंगाल में हार का डर सताने लगा है। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई। गोत्र बताकर ममता ने बीजेपी को फिर से हमले का मौका दे दिया है। लेकिन सीएम का ये दांव कितना कारगर होगा ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं असम, क्योंकि चुनाव वहां पर भी है और राहुल गांधी असम दौरे पर है। कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी। गुवाहाटी में प्रमुख तीर्थ स्थल, बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक बड़ा शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर। तनुश्री पांडे इस वक्त जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। तनुश्री, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, चुनावी प्रचार के दौरान अक्सर नेता ये तो जरूर कहते हैं कि मंदिर प्रांगण में राजनीति की बात ना हो, प्रियंका गांधी ने भी कहा था, लेकिन सच ये भी है कि संदेश, परसेप्शन यहीं से जाते हैं। अब उधर से निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है और इसी परसेप्शन को कहीं ना कहीं बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि अपनी सेकेंड लेग ऑफ कैंपेनिंग के लिए आसाम पहुंचे थे, कल बराक वैली गए थे। बराक वैली में 15 सीट्स जहां से जा रही हैं सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग के लिए आसाम में, वहां वो गए थे, उन्होंने कैंपेनिंग किया। आज वो पहुंचे हैं गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। कामाख्या देवी मंदिर आपको बता दूं एक बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ के जो लोकल, जो एसिमीज जो लोग हैं, कामाख्या देवी को बहुत मानते हैं और ये बहुत एक फेमस टेंपल माना जाता है गुवाहाटी में। और आज राहुल गांधी भूपेश बघेल, जो कि चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उनके साथ पहुंचे हैं अपनी यहाँ पे अपना विजिट पे करने। अब डेफिनेटली आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं सभी नेता ये बोलते हैं कि मंदिरों के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे, पर जब जब इलेक्शन कैंपेनिंग की बात हुई है, हमने कहीं ना कहीं पहुंचते हैं या जिस एरिया में पहुंचते हैं वहां के मंदिर को कहीं ना कहीं एक बार जरूर विजिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको भी लोगों से एक कनेक्ट बना रहे। और मेरे ख्याल से वही राहुल गांधी भी आज करने की कोशिश कर रहे हैं आसाम में। आप देख सकती हैं राहुल गांधी अभी इस वक्त अंदर है और फूल प्रकट कर रहे हैं भगवान को। अपनी भूपेश बघेल जी के वो साथ अंदर है
और हमने बात करने की कोशिश की तो शायद राहुल कुछ हमारे सवालों का जवाब दे, पर वो बाहर जाके होगा। मंदिर के अंदर उन्होंने बोला है कि किसी तरीके की हम मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। पर अभी के लिए हम आपको दिखा दें मीनाक्षी कि राहुल गांधी भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के साथ, उनके साथ असम पहुंचे थे कल। दूसरे फेज का जो इलेक्शन है 1 अप्रैल को, उसके कैंपेनिंग के दौरान, और आज उसी के दौरान से लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आगे आपके पास फिर लौटेंगे।